नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी घटना पर गौर करने वाले हैं जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं 1917 के चंपारण सत्याग्रह की। बिल्कुल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। हमारे पास जो जानकारी है और जो विश्लेषण है वो इस पूरे वाक्य को मतलब परत दर परत खोलते हैं हाँ। कि चंपारण में आखिर दिक्कत क्या थी, कैसे महात्मा गांधी वहां पहुंचे और फिर उनके तरीके ने कैसे वहां के किसानों की कह सकते हैं किस्मत बदल दी। सही कहा। तो आज इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह कैसे बना और इसकी गूंज मतलब आगे चलकर पूरे देश में कैसे सुनाई दी। जी, तो कहानी शुरू करते हैं बिहार के चंपारण जिले से। समय है करीब 1917 का। जी। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी अंग्रेज बागान मालिकों का किसानों पर दबाव। हाँ, वो नील की खेती को लेकर था। बिल्कुल, जबरन नील की खेती करवाना और इसके लिए एक पूरी व्यवस्था बना दी गई थी जिसे कहते थे टिनकठिया प्रथा। टिनकठिया प्रथा। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ये नाम। है ना? हाँ। इसका मतलब क्या था? मतलब हर किसान को अपनी जमीन के हर बीघे पर, बीघा यानी करीब 20 कट्ठे की जमीन, हाँ, उस इलाके में 20 कट्ठे का एक बीघा होता था। तो हर बीघे पर 3 कट्ठे हिस्से में नील उगाना ही उगाना है। ये अनिवार्य था। अनिवार्य, बिल्कुल। यानी करीब करीब 15% जमीन किसान की ब्लॉक हो जाती थी सिर्फ नील के लिए। वो अपनी मर्जी से कुछ और नहीं उगा सकता था उस हिस्से पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये कोई गुजारिश नहीं थी, जैसा आपने कहा, ये एक तरह का हुक्म था। जी। और देखिए, ये सिर्फ एक नियम बनकर नहीं रह गया था। ये किसानों के लिए एक भयानक जाल बन चुका था। इसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर थे। पहली बात तो ये, और ये बहुत जरूरी है समझना, कि नील की खेती जमीन को धीरे धीरे बंजर कर देती है। अच्छा। जी हाँ, उसकी उर्वरता छीन लेती थी। तो किसान की सबसे कीमती चीज, उसकी जमीन, वो धीरे धीरे खराब हो रही थी। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा। और दूसरी तरफ जो नील किसान इतनी मेहनत से उगाते थे, उसका उन्हें सही दाम भी नहीं मिलता था। मतलब मेहनत भी करो, जमीन भी खराब करो और पैसा भी ना मिले। बिल्कुल। अंग्रेज बागान मालिक कौड़ियों के भाव, सचमुच कौड़ियों के भाव, उनसे नील खरीदते थे। और इसमें एक और पेच था। वो क्या? देखिए, उस समय तक जर्मनी में सिंथेटिक नील मतलब कृत्रिम नील, जी। उसका आविष्कार हो चुका था। अच्छा, तो बाजार में असली नील की जरूरत कम हो गई होगी। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक नील की मांग और कीमत दोनों गिरने लगी। अब इससे बागान मालिक और बौखला गए। और अपना घाटा पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसानों पर लगान और दूसरे टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया। अरे बाप रे। मतलब किसानों के लिए तो धुरी मार हो गई। जमीन भी खराब, दाम भी नहीं, हाँ। और ऊपर से टैक्स का बोझ और बढ़ गया। हाँ। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती थी। इन सब के ऊपर था अंग्रेज मालिकों का अत्याचार। अच्छा, किस तरह का अत्याचार? जैसे किसानों से जबरदस्ती वसूली करना, मारपीट करना, बेगारी करवाना, यानी बिना पैसे दिए काम करवाना, ये सब बहुत आम था। और अगर कोई किसान आवाज उठाने की कोशिश करता तो उसे झूठे कानूनी पेचड़ों में फंसा दिया जाता था। तो ये सिर्फ मतलब खेती का मसला नहीं था। नहीं, ये तो पूरी तरह से शोषण लग रहा है। बिल्कुल, ये एक पूरी शोषण की व्यवस्था थी जिसमें किसान हर तरह से पिस रहा था। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। ये उनकी पूरी जिंदगी पर हावी था। ऐसी भयानक स्थिति में फिर उम्मीद कैसे जगी? गांधी जी का प्रवेश कैसे हुआ? हाँ, यहीं पर कहानी एक अहम मोड़ लेती है। एक स्थानीय किसान नेता थे, राजकुमार शुक्ला। हाँ, मैंने उनका नाम सुना है। जी, वो खुद इस शोषण के शिकार थे और काफी समय से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन स्थानीय स्तर पर उनकी कोशिशें बहुत कामयाब नहीं हो पा रही थी। उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में सुना था। गांधी जी उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में अपने काम की वजह से काफी मशहूर हो चुके थे। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में उनका काम काफी चर्चित था। तो राजकुमार शुक्ल ने ठान लिया कि वो गांधी जी को चंपारण लाएंगे। बड़ी मेहनत की उन्होंने। आखिरकार 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में वो गांधी जी से मिले और उन्हें चंपारण आने के लिए मना लिया। और फिर 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। जी। और दिलचस्प बात यह है, जैसा मैंने पढ़ा है, कि गांधी जी ने आते ही कोई बड़ा भाषण नहीं दिया या आंदोलन का ऐलान नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका तरीका बहुत अलग था, बहुत मेथोडिकल था। उन्होंने सबसे पहले जमीनी हकीकत को समझने पर जोर दिया। ये उनके काम करने का खास तरीका था, है ना? बिल्कुल। और ये शायद पहली बार था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर यह तरीका इस्तेमाल हो रहा था। उन्होंने सीधे किसानों से मिलना शुरू किया। अकेले नहीं गए होंगे? नहीं नहीं,
उनके साथ वकीलों की एक पूरी टीम थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी जैसे कई बड़े नाम शामिल थे। हाँ, ये सब तो बाद में बहुत बड़े नेता बने। जी, तो ये टीम गांधी जी के साथ गांव-गांव घूमी। उन्होंने सचमुच हजारों किसानों से बात की, उनकी आपबीती सुनी और उनके बयान बहुत सावधानी से दर्ज किए। अच्छा, बयान दर्ज किए, जैसे कोई जांच चल रही हो। बिल्कुल, ये एक तरह से सबूत इकट्ठा करने का काम था, पूरी तरह तथ्यों पर आधारित, कोई हवा-हवाई बात नहीं। ये तैयारी अपने आप में अनोखी लगती है। मतलब पहले समस्या की जड़ तक जाओ, सारे सबूत इकट्ठा करो, फिर आगे की सोचो। यही गांधी जी की खासियत थी। ये सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं थी, ये एक पूरी जांच पड़ताल थी। और इसी प्रक्रिया के दौरान गांधी जी को शोषण की गहराई और किसानों की पीड़ा का पूरा अंदाजा हुआ। और तभी उन्होंने फैसला किया कि यहाँ सत्याग्रह यानी सत्य और अहिंसा पर आधारित प्रतिरोध, यही एकमात्र रास्ता है। और यहीं से चंपारण आंदोलन ने गांधी जी के पहले भारतीय सत्याग्रह का रूप लिया। तो गांधी जी और उनकी टीम किसानों से मिल रहे थे, उनके बयान दर्ज कर रहे थे। अब जाहिर है अंग्रेज प्रशासन को ये सब देखकर थोड़ी चिंता तो हुई होगी। चिंता? वो तो घबरा गए। उन्हें लगा कि ये कोई बाहरी आदमी आकर यहाँ शांति भंग कर रहा है और किसानों को भड़का रहा है। हाँ, उन्हें तो यही लगता होगा। तो उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। चंपारण के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने गांधी जी को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक नोटिस जारी कर दिया। धारा 144 यानी तुरंत चंपारण जिला छोड़कर चले जाने का आदेश। उन्हें लगा कि गांधी जी के जाते ही मामला शांत हो जाएगा। दबाने की कोशिश। हाँ, उन्हें लगा ये सामान्य राजनीतिक विरोध जैसा है जिसे आसानी से दबाया जा सकता है। लेकिन उनका सामना गांधी जी से था। और गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने उस नोटिस का जवाब दिया, बहुत शांति से, लेकिन बेहद दृढ़ता से। उन्होंने लिखा कि वो आदेश नहीं मानेंगे। अच्छा, सीधा इनकार। सीधा इनकार। उन्होंने कहा कि वो यहाँ किसानों की मदद करने आए हैं और जब तक उनका काम पूरा नहीं होता वो कहीं नहीं जाएंगे, फिर चाहे उन्हें गिरफ्तार ही क्यों ना कर लिया जाए। ये तो सीधी टक्कर हो गए प्रशासन के साथ। एक अकेला आदमी बिना किसी हथियार के ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश को चुनौती दे रहा था। बिल्कुल। और ये अवज्ञा शांतिपूर्ण थी, लेकिन दृढ़ थी। अब प्रशासन के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने गांधी जी पर मुकदमा चला दिया, सरकारी आदेश की अवहेलना का आरोप। तो उन्हें अदालत ले जाया गया होगा। हाँ, उन्हें मोतिहारी की अदालत में पेश किया गया। प्रशासन शायद सोच रहा था कि इससे गांधी जी डर जाएंगे या अब मामला कानूनी दांव पेंच में फंसकर रह जाएगा। लेकिन शायद कुछ और ही हुआ। हाँ, कुछ ऐसा हुआ जिसकी प्रशासन ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ? जिस दिन गांधी जी की अदालत में पेशी थी, सुबह से ही हजारों की तादाद में किसान और स्थानीय लोग अदालत के आसपास जमा हो गए। हजारों लोग? हाँ, हजारों। और वो कोई नारे नहीं लगा रहे थे, कोई हिंसा नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप खड़े थे गांधी जी के समर्थन में। ये भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अदालत परिसर और आसपास की सड़कें पूरी तरह भर गईं। ये एक तरह से मौन शक्ति का प्रदर्शन था। वाह, मतलब बिना कुछ कहे ही इतना बड़ा संदेश। इसका असर क्या हुआ अदालत पर, प्रशासन पर? असर जबरदस्त हुआ। अंग्रेज अधिकारी घबरा गए। मजिस्ट्रेट खुद हैरान थे कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। अदालत के अंदर गांधी जी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। कबूल कर लिया? हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने आदेश का उल्लंघन किया है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किया है, क्योंकि मेरा पहला कर्तव्य यहाँ के लोगों के प्रति है। गजब। तो बाहर हजारों की खामोश भीड़ और अंदर गांधी जी का ये नैतिक रुख, इसने प्रशासन को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। तो फिर क्या हुआ? क्या गांधी जी को सजा हुई? नहीं, स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई और प्रशासन इतना दबाव में आ गया कि मजिस्ट्रेट ने फैसला टाल दिया। अच्छा। और बाद में ऊपर के अधिकारियों के निर्देश पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने खुद हस्तक्षेप किया और गांधी जी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का आदेश दिया। मुकदमा वापस? हाँ, मुकदमा वापस ले लिया गया। उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया। और इतना ही नहीं, उन्हें अपनी जांच जारी रखने की अनुमति भी मिल गई। ये तो बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, ये एक असाधारण जीत थी। नैतिक जीत भी और रणनीतिक जीत भी। कमाल है। मतलब बिना किसी हिंसा के, सिर्फ लोगों की मौजूदगी और एक व्यक्ति के नैतिक बल ने प्रशासन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सही कहा आपने। ये सत्याग्रह की ताकत का पहला बड़ा प्रमाण था भारत की जमीन पर। इसने न सिर्फ गांधी जी को एक नैतिक बढ़त दिलाई, बल्कि किसानों और आम लोगों में भी ये विश्वास जगाया कि हाँ, एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से भी शक्तिशाली सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। इस एक घटना ने पूरे आंदोलन का रुख ही बदल दिया। हाँ, और प्रशासन का इस तरह पीछे हटना,
ये अपने आप में ये दिखाता है कि उन्हें समस्या की गंभीरता माननी पड़ी। बिल्कुल, उन्हें समझ आ गया कि इसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद क्या हुआ? मुकदमा वापस हो गया, गांधी जी जांच जारी रख सकते थे। जी, मुकदमा वापस लेने के बाद सरकार पर दबाव और बढ़ गया कि वो किसानों की शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दें। आखिरकार बिहार और उड़ीसा के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, सर एडवर्ड गेट, उन्होंने मामले की जांच के लिए एक आधिकारिक समिति बनाने का फैसला किया। एक जांच समिति? हाँ, एक सरकारी जांच समिति, जिसे चंपारण एग्रेरियन कमेटी कहा गया। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये थी कि इस सरकारी जांच समिति में गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी विडंबना और गांधी जी की कूटनीतिक जीत थी। सोचिए, जिस आदमी को कुछ दिन पहले जिला छोड़ने का हुक्म दिया गया था, अब वो सरकार के साथ बैठकर उसी समस्या का हल निकालने वाली समिति का सदस्य था। अद्भुत। तो इस समिति ने काम कैसे किया? समिति ने कई बैठकें की, गवाहों से पूछताछ की, सबूतों की जांच की। गांधी जी ने किसानों का पक्ष बहुत मजबूती से और तथ्यों के साथ रखा। वो जो हजारों बयान उन्होंने दर्ज किए थे ना, हाँ, वो यहाँ बहुत काम आए सबूत के तौर पर। तो इस समिति की जांच का नतीजा क्या निकला? क्या किसानों को आखिरकार इंसाफ मिला? हाँ, मिला। समिति ने माना कि टिनकठिया प्रथा वाकई अन्यायपूर्ण है और किसानों का शोषण हो रहा है। ये मानना ही अपने आप में बड़ी बात थी। जी। और फिर समिति की सिफारिशों के आधार पर चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 पास किया गया। एक नया कानून? जी, एक नया कानून। और इस कानून के तहत जो सदियों से चली आ रही टिनकठिया प्रथा थी, उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। समाप्त मतलब पूरी तरह खत्म? पूरी तरह खत्म। ये किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत थी। जिस चीज के लिए वो सालों से लड़ रहे थे, वो आखिरकार खत्म हुई। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत बड़ी। और सिर्फ इतना ही नहीं, समिति ने यह भी माना कि बागान मालिकों ने किसानों से अवैध रूप से लगान और पैसा वसूला है। अच्छा, तो क्या वो पैसा वापस मिला? देखिए, गांधी जी तो चाहते थे कि पूरा अवैध पैसा वापस मिले, लेकिन समझौते के तहत बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हुए। सिर्फ 25%? ये तो कम लगता है। रकम भले ही कम थी, गांधी जी ने भी इसे स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण था। बात यह थी कि पहली बार अंग्रेज बागान मालिकों को अपनी गलती माननी पड़ी और किसानों को मुआवजा देना पड़ा। हाँ, ये बात तो है। पैसे से ज्यादा इज्जत की बात थी। बिल्कुल। इससे उनका जो मान सम्मान और दबदबा था, वो कम हुआ। तो ये सिर्फ एक प्रथा का अंत नहीं था, ये किसानों के आत्मसम्मान की भी जीत थी। निश्चित रूप से ये चंपारण के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। जी, लेकिन इसका महत्व सिर्फ चंपारण तक ही सीमित नहीं था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की पहली बड़ी और कह सकते हैं निर्णायक राजनीतिक विजय थी। हाँ। इसने राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर दिया जो सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि नतीजे भी देता है। इसीलिए शायद चंपारण सत्याग्रह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक टर्निंग पॉइंट या निर्णायक मोड़ कहा जाता है ना? बिल्कुल सही। इससे पहले गांधी जी का नाम दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में ज्यादा जाना जाता था, लेकिन चंपारण ने उन्हें भारत के आम लोगों से, जनमानस से सीधे जोड़ दिया। और इसने देश को गांधी जी के नेतृत्व का एक नया मॉडल भी दिखाया। हाँ, बिल्कुल। सत्य, अहिंसा, तथ्यों पर आधारित तैयारी, जन संगठन और अन्याय के खिलाफ दृढ़ लेकिन शांतिपूर्ण प्रतिरोध। ये तरीका उस समय चल रहे जो दूसरे राष्ट्रवादी आंदोलन थे, उनसे काफी अलग था। हाँ, उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां भी थीं और नरम दल का अपना तरीका था। जी, लेकिन गांधी जी के तरीके ने दिखाया कि आम निहत्थे लोग भी अगर संगठित हो जाएं, तो वो शक्तिशाली साम्राज्य को भी झुका सकते हैं। और जो तरीका यहाँ सफल हुआ, यानी सत्याग्रह, वो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब मुख्य हथियार बन गया। हाँ, ये चंपारण का सबसे स्थायी प्रभाव था। यहाँ सत्याग्रह की व्यावहारिकता और उसकी प्रभावशीलता साबित हुई। और दिलचस्प बात यह है कि चंपारण ने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि क्या करना है, यानी अहिंसक प्रतिरोध, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे करना है। मतलब तथ्यों का सावधानीपूर्वक संग्रह, जनता को नैतिक रूप से संगठित करना, प्रशासन के साथ संवाद बनाए रखना और कानूनी तथा नैतिक दबाव का शांतिपूर्ण इस्तेमाल। ये एक तरह से पूरा खाका तैयार हो गया था, एक ब्लूप्रिंट जैसा। हाँ, बिल्कुल, एक व्यावहारिक ब्लूप्रिंट जिसे गांधी जी ने बाद में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े राष्ट्रीय अभियानों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। चंपारण इन सभी की नींव में है, ऐसा कहा जा सकता है। तो चलिए
इस पूरी महत्वपूर्ण चर्चा की जो मुख्य बिंदु है उन्हें एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा लेते हैं ताकि वो आसानी से याद रहें। जी बिल्कुल। साल 1919। 17। हाँ। जगह चंपारण, बिहार। जी। मुख्य नेता महात्मा गांधी और उनके सहयोगी भी। अहम सहयोगी जैसे राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा और भी कई लोग। हाँ। समस्या टिन कठिया प्रथा यानी किसानों से जबरन नील की खेती करवाना। जी, और उससे जुड़ा शोषण। गांधी जी का तरीका सत्याग्रह यानी सत्य, अहिंसा और दृढ़ता का मेल, साथ में तथ्यों का संग्रह और जन संगठन। बिल्कुल। नतीजा टिन कठिया प्रथा खत्म हुई, किसानों को मुआवजा मिला और एक गांधी जी की भारत में पहली बड़ी राजनीतिक जीत साबित हुई। सही। तो आज हमने देखा कि कैसे चंपारण में किसानों की एक जो स्थानीय लड़ाई थी वो गांधी जी के नेतृत्व और सत्याग्रह के अनोखे प्रयोग से एक राष्ट्रीय महत्व की घटना बन गई। जी। इसने न सिर्फ उन किसानों को राहत दिलाई बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी, एक नया तरीका दिया और एक ऐसा नेता दिया जिसे सबने माना। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ जरूर। चंपारण में जो हुआ वो अहिंसक प्रतिरोध की एक शुरुआती लेकिन बहुत प्रभावशाली जीत थी। इसने यकीनन आने वाले दशकों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीतियों को गहराई से प्रभावित किया। इसमें तो कोई शक नहीं। पर क्या ये सोचने लायक नहीं है कि करीब 100 साल पहले सफल हुए सत्याग्रह के ये सिद्धांत, सत्य पर अटिक रहना, हाँ। अहिंसा का पालन करना, अन्याय का शांतिपूर्ण लेकिन मजबूती से विरोध करना, क्या ये सिद्धांत आज की हमारी जो जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं उनके दौर में भी उतने ही प्रासंगिक या कारगर हो सकते हैं? इस पे शायद गौर किया जा सकता है। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।